स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज जो ऑब्जेक्शन वाले सवाल है उन पर सीधी बात होगी, स्पष्ट बात होगी और प्रमाण के साथ बात होगी। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने बहुत सारे प्रमाण इकट्ठा कर लिए हैं और अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो इन प्रमाणों के माध्यम से, ठीक है, ये बहुत प्रबल संदर्भ हैं और उनके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और बहुत मेहनत लगी है यार इन संदर्भ को इकट्ठा करने में। तो आज कोई थर्ड ग्रेड जेंडरी होगा जो आज यार चैनल को लाइक नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, तो दबा के सब्सक्राइब करो यार। एम रखते हैं आज 1000 भावी शिक्षकों द्वारा हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाएगा, तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और जो संदर्भ है बहुत ही ऑथेंटिक बुक से हैं जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आइए जो पहला सवाल है ऑब्जेक्शन के रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है, जैव विविधता शब्द किसने दिया। ठीक है, ये जैव विविधता शब्द है वो पहले बात करें तो जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो ये जैव विविधता शब्द था उसका प्रतिपादन विल्सन ने किया था, जो कि इन ऑप्शंस में एक में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, विल्सन ने 1986 में वो दिया था। उनका जो ऑथेंटिक बुक है मैं उनका आपको संदर्भ दिखाता हूँ। प्रमाणिक पुस्तकों के अनुसार कक्षा 11 की भूगोल पेज संख्या 130, वस्तुनिष्ठ पेज नंबर 146 पर इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, और कक्षा 12 की जीव विज्ञान पेज नंबर 283 पर आप जाकर इसका देख सकते हैं। मैंने जो फोटो है वो भी मैंने नीचे डाले हुए हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप लिखते चले ताकि आपको ऑब्जेक्शन लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ठीक है, और भूगोल पेज संख्या 146 पर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, रीड लेवल फर्स्ट में क्वेश्चंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, और प्रमाणिक आरबीएससी की बुक है और एनसीईआरटी के पुस्तक में भी विल्सन दे रखा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चंस पेपर था उसमें ऑप्शंस में विल्सन नहीं था। तो ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से बोनस योग्य है क्योंकि अपने पास में प्रमाणिक जानकारी है, जो बुक में लिखा होगा वही मान्य होगा। मान लो एक बुक में प्रिंट मिस्टेक हो, बट एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक के सभी पुस्तकों में नहीं हो सकती। ठीक है, और कोटा ओपन की जो एक बुक है उसमें भी विल्सन का। तो ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल डिलीट योग्य है। और जो पहली मैं आपको संदर्भ दिखा रहा हूँ वो है कोटा ओपन्स का जो बुक्स है, वहां पर देख लीजिए आप। ये वो बुक्स है जो कोटा ओपन्स की है, जिसके पेज नंबर 236 पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये वर्धमान महावीर विद्यालय को ओपन कोटा जो है विद्यालय उसकी पुस्तक है, जिसकी पेज संख्या नंबर यहाँ पर दिखा देता हूँ 236 देख लीजिएगा। 236 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जैव विविधता शब्द है वो अमेरिकी कीट वैज्ञानिक विल्सन द्वारा 1986 में दिया गया, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक किताब में मिसप्रिंट हो सकती है जैसा मैंने बताया, लेकिन बहुत सारी ऑथेंटिक बुकों में नहीं हो सकती। तो इसका विल्सन है जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा जहाँ पर दिया हुआ है विल्सन। ठीक है, और अगली प्रमाणिकता बात यह देखिए, विकिपीडिया पर भी जब हमने सर्च किया है तो जैव विविधता शब्द है वो वैज्ञानिक रेमंड एफ डेसमैन ने दिया था। ठीक है, जो कि ये भी ऑप्शंस में नहीं था। तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों ही ऑप्शंस में जब नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये बोनस में हमको मिलेगा या डिलीट होगा सवाल। और नेक्स्ट सवाल पर अगर नेक्स्ट में हम बात करें ऑथेंटिक्स जो हमारे पास है संदर्भ उसकी बात करें तो ये अगला है। तो अगली है वो अपने वो क्लास 11th की भूगोल। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अजमेर द्वारा प्रकाशित ये बुक है, बहुत ही बोर्ड द्वारा ही जो जब बोर्ड द्वारा ही प्रकाशित की गई है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। जिसके पेज संख्या नंबर देख लीजिए 130, पेज नंबर संख्या 130 देख लीजिए, झूम करके देख लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। 130 पर स्पष्ट लिखा गया है कि 1986 विल्सन द्वारा कीट वैज्ञानिक विल्सन द्वारा दिया गया, जबकि विल्सन ऑप्शंस में नहीं था। ठीक है, दूसरा सबूत, 3 सबूत मैंने लगातार आपको दिखा दिए 3 किताबों से अलग अलग, इसमें भी विल्सन दिया हुआ है और उसमें भी कोटा ओपन की थी उसमें भी विल्सन दिया हुआ था। नेक्स्ट संदर्भ की बात करें तो आप देख लीजिए, अगला संदर्भ अपने साथ है, ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव सवाल था इसी किताब में 11th की जो बुक्स है इसी में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो इसमें विल्सन ऑप्शंस में था और ऑप्शंस में विल्सन इस बार रीट में नहीं था, तो ये विल्सन होगा, ये सवाल बोनस योग्य। और अगली बुक है जीव विज्ञान की। ठीक है, क्लास 12th की बुक्स है, इसमें भी देख लीजिए आप। चौथा संदर्भ में दिखा रहा हूँ इस जैव विविधता के बारे में, कक्षा 12th की बुक्स, और इसमें देख लीजिए पेज संख्या नंबर और पाठ नंबर देख लीजिए आप। 15वां अध्याय में देख लीजिए जाकर, क्लास 12th की जीव विज्ञान अध्याय 15वां देख लीजिए जाकर। ठीक है,
और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वैसे पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपको इसमें ऑब्जेक्शन लगाना तो लगा दीजिए, क्योंकि 3 संदर्भ में लिखा है और चौथा ये देखिए विल्सन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जैव विविधता शब्द विल्सन ने दिया था 1986। ऑथेंटिक्स बुकों में हर बुक्स में यही लिखा हुआ है, तो ये सवाल 100% डिलीट होगा। और ये बुक्स देख लीजिए जो बिल्कुल एडिक्टर्स का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इंग्लिश बुक्स है, बहुत ही ऑथेंटिक्स बुक्स है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में पीडीएफ में डाल दी है, वहाँ पर देख लीजिएगा। जितने भी ऑथेंटिक्स इसकी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सब दिया हुआ है, ठीक है। एस के द्विवेदी और वगैरह जिनकी ये बुक्स है, सब इसके बारे में मैंने जानकारी अंदर किताब के अंदर जानकारी है। और इसमें भी इस किताब के अंदर भी विल्सन बताया गया है, बिल्कुल ये देखिए, ठीक है। ये जो जोधपुर के सारा प्रकाशित, ठीक है। और ये देखिए विल्सन दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से विल्सन को ही बताया गया है कि इसको विल्सन 1986 में ये विल्सन द्वारा, ये विल्सन, ठीक है, ये देख लीजिए। तो इतने संदर्भ और इस सवाल के बारे में लिखे, इसको क्या करने के लिए बहुत मेहनत लगी है यार। तो आज चैनल सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल है वो 100% बोनस में जाएगा, या तो बोनस आएगा या डिलीट होगा। तो बेझिझक होकर इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। और जितने भी ऑथेंटिक्स है वो मैंने आपको बता दिए, संदर्भ पीडीएफ के रूप में मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये सवाल तो अब मीम्स के रूप में बहुत ट्रेंड में रहा था, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? देखिए, तो इसमें बोर्ड ने जो माना है वो पूर्व अनुभव माना है, लेकिन ये पूर्व अनुभव होता है वो बाल्यावस्था में संबंध रखती है, ठीक है। सीखने से हर अवस्था से पूर्व अनुभव संबंध रखती है। और प्रतिबिंबन है वो जेरोम बुर्नर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था बाल्यावस्था मानी गई है, ठीक है। और जहाँ तक कल्पना का सवाल है, तो कल्पना का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब बच्चा तार्किक चिंतन का तर्क कब कर सकता है? बच्चा तर्क तभी कर सकता है जब वो कल्पनाशील हो। कल्पना तर्क के लिए कल्पना बहुत ही अनिवार्य है। तो कल्पना और तर्क, यानी कि इसमें जो जितने वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये थोड़ा करके सब रिलेटेड थे, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग ऑथेंटिक्स बुक्स में दिया हुआ है, किसी में तर्क दिया हुआ, कल्पना दिया हुआ, लेकिन ऑथेंटिक्स हर बुक्स में, ठीक है। तो जो भी आप जिस को राइट मनवाना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, और ये बोनस में जाएगा सवाल 100%, ठीक है। जो कल्पना है वो भी संबंधित है, और तर्क भी क्या है, 2.5 से 3.5 साल में शुरू हो जाता है, ठीक है। संबंध बाल्यावस्था से है, परंतु किशोरावस्था की तुलना में बाल्यावस्था से ये जो कल्पना है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन कल्पना, इसके लिए जितने भी संदर्भ है उनकी बात करें तो पहला संदर्भ हम देखेंगे इस बार। ये देखिए, ये पहला संदर्भ, ये रहा पहला संदर्भ, कक्षा 11th की साइकोलॉजी की बुक्स, ठीक है। बहुत कह रहे थे गुरुजी के वो पढ़ो, लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं। खैर, पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। तो 11th की बुक्स है ऑथेंटिक्स मनोविज्ञान की, वो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, चिंतन करने की सभी चीजें उन्हीं की तरह सजीव हैं, निर्जीव वस्तु में जीवन की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ते समय बच्चा फिसल कर सड़क पर गिर जाता है, ठीक है। तो कल्पना का जो है वो बाल्यावस्था में हो जाता है, कल्पना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्लास 11th की। और अगली बात करें तो अगला ये देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष में किशोर तर्क का प्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, यानी कि तर्क कल्पना भी बाल्यावस्था से संबंधित है, और तर्क भी, यानी कि इसी बुक्स में दिया हुआ पेज संख्या 73 में कक्षा 11th की एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। यानी कि कल्पना भी राइट है, तर्क भी राइट है, ठीक है। तो ये भी संबंध रखते हैं, तो नहीं रखते हैं इनमें नहीं आएगा, ठीक है। और अगला था, ये देखिए, यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया को तथ्यों से समुच्चय सेट के रूप में निष्कर्ष निकालती है, ठीक है। तो तर्क तो बिल्कुल बाल्यावस्था से बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। और अगली बात करें तो ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की पीडी पाठक, ऑथेंटिक बुक्स पीडी पाठक, ठीक है। इनकी बुक्स में देखिए, तो इनकी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। देखिए, तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बताता है और तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। तो बिल्कुल ये बाल्यावस्था से संबंधित है। देखिए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है, यानी कि बिना कल्पना के तर्क संभव नहीं है। तो कल्पना और तर्क दोनों ही बाल्यावस्था से सीखने से संबंधित है, तो नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सवाल भी बोनस बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। और एक विशेष बात, जो 2021 में सवाल आया रीट का, इस और एक ऐसा ही सवाल 2015 में आ चुका है, उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा में आपको बताता हूँ। क्या कुछ कोचिंग वाले और मित्रगण रीट 2015 लेवल के क्वेश्चंस का हवाला देते हुए कहते हैं कि क्वेश्चंस आया था, तर्क का विकास 11 वर्ष
में होता है। बात सत्य है, परंतु 11 वर्ष में तर्क शुरुआत होती है जो उत्तर बाल्यावस्था है, परंतु तर्क जटिल प्रक्रिया है जिसके प्रमाणिक प्रमाण पिछले वीडियो में हमने बताए थे। ठीक है, इस सवाल में भी ये जो ऑप्शन है उसमें और बी सी है उसमें काफ़ी कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें देखिए जरूर सी माना है बोर्ड ने, लेकिन इसका ए राइट है। यकीनन आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ए राइट माना जाएगा, या तो राइट माना जाएगा या बोनस मिलेगा या डिलीट होगा सवाल। इसमें से एक बात तो फिक्स है। ठीक है, ये समान प्रतिम रूप बिल्कुल नहीं होगा। इसके मैं ऑथेंटिक्स नीचे बता देता हूँ आपको, जो संदर्भ है वो देख लीजिए आप। मैं कभी बात बिना संदर्भ के करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये देखिए पहला संदर्भ अपना, जो पहला संदर्भ है वो शिक्षा मनोविज्ञान की पीडी पाठक सर की बुक देख लीजिए, जो बहुत ही ऑथेंटिक्स बुक है। देखो, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि वो मंद गति पड़ जाती है लेकिन वो लगातार विकास वो होता रहता है। ठीक है, इस तरह से बात की गई है इसमें। लेकिन जो अगला जो अपना होता है, ये सी में ऑप्शंस में दिया हुआ था, जो ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत क्या कहता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहता है यानी कि अगर इंसान का बच्चा है तो वो इंसान के जैसा ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा। ठीक है, तो जैसा बच्चे की प्रवृत्ति होगी उस, ठीक है, उसके अनुरूप उसका प्रतिमान होगा। ठीक है, उसका उसी का वो अनुसरण करेगा। तो इसमें कोई विकास की तो बात की गई है नहीं। ठीक है, जो सीधी बात की गई है वो शिशुओं के विकास का एक प्रतिमान किसी प्रकार अंतर होना संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से बात की गई। तो इस क्वेश्चन में इसी ऑप्शंस मानना बिल्कुल बहुत ही अलग ही बात है, लेकिन इसका 100% आप ए ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ए माना जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की विकास की बात नहीं की गई है समान प्रतिरूप के सिद्धांत में। बात करूं तो सतत विकास का सिद्धांत आंसर हो सकता था। ठीक है, अगर सतत विकास ऑप्शन में दिया है वो हो सकता, अगर विकास क्रम सिद्धांत आता ना आंसर हो सकता था। ठीक है, विकास क्रम का आता ऑप्शन तो वो भी हो सकता था, लेकिन विषय में प्रतिरूप का सिद्धांत बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर लोग जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने बताया कि पशु जाति में पशु और मानव जाति में मानव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात प्रश्न में बिल्कुल नहीं की गई है। प्रश्न में केवल आजीवन व क्रम की बात की गई है। ठीक है, तो सतत विकास के सिद्धांत के अनुरूप चलती है और इसका आंसर है वो ए हो सकता है। 100% ए होगा। आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, या तो ये सवाल बोनस में जाएगा या कैंसिल होगा, लेकिन ए राइट माना जाएगा, सी तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, अब अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो बिंदास लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके लेवल फर्स्ट में सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत थी और उसमें ये सवाल पूछा गया था कि सीखने का जो प्रबल साधन है वो, तो यहाँ पे श्यामपट दिया गया है जो कि एक दृश्य साधन है। ठीक है, दृश्य साधन, और बोर्ड ने यही सही माना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक है वो भी एक दृश्य है, और चित्र दिया हुआ है वो भी दृश्य है, और यहाँ पर जो सही होना चाहिए था वो था संगणक। ठीक है, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सर्वे और दृश्य दोनों में आता है। ठीक है, मैं इस बार आपको विस्तृत अगर बात करूँ तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे इस प्रश्न के अनुसार जो स्मरण का प्रबल साधन है वो कंप्यूटर होना चाहिए था, क्योंकि जो संगणक यंत्र है वो सर्वे और दृश्य दोनों में आता है, जिससे स्मरण करने में नेत्र और कर्ण दोनों एक्टिव होते हैं। बाकी तीन सहायक सामग्री सिर्फ दृश्य है। वित्त प्रमाणिक स्रोत में जो प्रमाणित स्रोत है वो बता देता हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, और भी प्रमाणिक पुस्तिका जैसे हिंदी अकादमी की पुस्तक, टीवी और कंप्यूटर को अधिक सर्वाधिक स्मरण करने वाला साधन बताया गया है। ठीक है, बुक्स में आप देखेंगे तो उनको ज़्यादा प्रबल साधन बताया गया है। जैसे एक मैं इसी बुक्स की आपको ये देखिए, ये जो बुक्स है इसमें बताया गया है, ये देखिए, ये शिक्षण शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विधा शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये देखिए, ये जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके। और ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के लाभ दिखाए गए हैं, और इसमें जूम करके ये देख लीजिए। छात्रों की स्मरण शक्ति, उनके अतीत का ज्ञान व अभिलेखन करने के लिए प्रवृत्ति प्रदों को प्रदान करती है। कौन? कंप्यूटर के लाभ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने अलग माना है, तो ये भी ऑप्शन डी, या तो ऑब्जेक्शन में सवाल बोनस में मिलेगा। 100% इस सवाल पर बोनस मिलना चाहिए। और भी इसी सवाल के बारे में अधिक जानकारी विस्तृत मैंने PDF के रूप में अंदर डाल दी है, तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ से तो पढ़कर सब चीज़ सुनाना बिल्कुल संभव नहीं हो रहा है, लेकिन यार बहुत मेहनत लगी है इस संदर्भों को इकट्ठा करने में। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बनता है यार, सब्सक्राइब करो आज, किसी भी हालत में अपने दोस्तों को पहुँचाओ। बहुत कम समय बचा है ऑब्जेक्शन का, और जल्दी से जल्दी जितना फॉरवर्ड कर सकते हो करो यार। जितने भी सोशल अकाउंट हैं जहाँ हो सकता है वहाँ करो। ठीक है,
और अब बात करें जो आउट ऑफ सिलेबस मैथ में पूछे गए हैं लेवल फर्स्ट में, उनकी बात करें तो देखिए इसमें मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस वाला है। सबको पता है आउट ऑफ सिलेबस है, इसका तो प्रमाण सिलेबस खुद है, तो इसमें मैं अपने व्यक्तिगत रखता हूँ विचार, ठीक है। तो ये मेरी बात को अन्यथा ना ले, ठीक है। मैंने दोनों लेवल को पाठ्यक्रम का विस्तार अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है। ध्यान देने योग्य ये है कि अपना स्तर कक्षा 1 से 5 तक का था। संपूर्ण विश्लेषण के बाद मैं अपना विचार रख रहा हूँ, तो कोई भाई अन्यथा ना ले और ना ही गलत कमेंट करे। कुछ फ्रेंड बता रहे थे कि 2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के नहीं है। इन फ्रेंड का तर्क है कि 2 क्वेश्चंस घन, घनाभ और बेलन जो सीधे लेवल फर्स्ट में नहीं परंतु ठोस आकृतियों के अंतर्गत आते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में ठोस ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता पूछी गई है। और आपको सभी को संज्ञान में है कि पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि में सबसे नीचे लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों का मानदंड होगा। मैंने कक्षा 1 से 5 की पाठ्य पुस्तकों का विस्तार से अध्ययन किया, तो पाया कि 1 से 5 तक केवल ठोस आकृतियों की विशेषता ही है पाठ्यक्रम में। पॉइंट दूसरा मेरा ये इस बात को लेकर है कि कुछ मित्र बता रहे थे कि आयतन सिलेबस में है, ठीक है। वे मित्र कहते हैं कि आयतन को धारिता कहते हैं और धारिता पाठ्यक्रम में है। हाँ, ये बात मित्रों की सही है कि धारिता आयतन ही है, परंतु पाठ्यक्रम का स्तर 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों का मानदंड है। पाठ्यक्रम में इस बात को बताया गया है कि धारिता समय क्षेत्र मापन इकाइयाँ व उनके संबंध में पूछा है, जो पाठ्यक्रम में 1 से 5 के अंतर्गत है। बिल्कुल, पाठ्यक्रम में ये बात कहीं नहीं लिखी कि आयतन है, जैसा कि लेवल सेकंड में स्पष्ट लिखा है, ठीक है। जैसा सेकंड लेवल में मैं दोनों सिलेबस का अब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आयतन, घन, घनाभ का क्षेत्रफल जो नीचे फोटो में आप देख सकेंगे, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, बोनस करने योग्य भी हैं। हमें बोर्ड से मांग करनी चाहिए, किसी साथी को मेरे विचार अन्यथा नहीं लेने चाहिए। जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, उससे जो सवाल आए वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। आप अगर लगाते हैं अपना ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल वो सवाल डिलीट होने योग्य हैं और होंगे भी, ठीक है। धन्यवाद। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, संदर्भ इकट्ठा करने में। अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि वो छूट गया था, लेकिन यार बहुत मेहनत लगी। आज सब्सक्राइब बनता है यार, दिल से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है। और जितने भी ऑब्जेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगाओगे इतना अच्छा होगा। और किसी के भरोसे नहीं रहेगा यार उसने लगा दिया अब हम क्यों लगाएं, नहीं, जितनी ज़्यादा संख्या में लगाओ। एक दूसरे का सोच के बैठे रहेंगे तो एक भी नहीं लगा पाएगा और आपको बोनस नहीं मिलेगा, और एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ ऑब्जेक्शन